हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CSIR नेट के क्वेश्चंस। इसमें हम कुछ गेट और IISc बैंगलोर और इस तरह के जो भी CSIR लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। CSIR एग्जाम में पूछा गया 2017 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA द रिजल्ट शोड द कंटेंट ऑफ साइटोसिन, दैट इज C का कंटेंट कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 20%। क्लियर? A प्लस T का कितना परसेंटेज होगा यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे A प्लस T हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें ये पता है कि जो चारगैप्स रूल है, चारगैप्स रूल के अकॉर्डिंग साइटोसिन जो होता है वो किसके साथ बाइंड करता है? साइटोसिन विल ऑलवेज पेयर विथ ग्वेन। तो साइटोसिन और ग्वेनिन, तो साइटोसिन जो होगा जितना परसेंटेज साइटोसिन का होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डबल स्ट्रैंडेड DNA की बात कर रहे हैं, तो जितना परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे साइटोसिन का होगा उतना ही हमारे पास ग्वेनिन का भी होगा। ठीक है, तो G भी कितना हो जाएगा 20%। और जब भी कभी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो इन टोटलिटी कोई भी चीज़ हम 100 कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन प्लस ग्वेनिन ये दोनों मिला करके कितने हो गए? 20 + 20 = 40%, राइट? तो ये टोटल जो है ये T इज टोटल, तो ये टोटल 40% है। 100 - 40 विल बी हियर 60, तो 60% हमारे पास अभी रिमेनिंग है, राइट? तो ये जो 60% आया, ये आया हमारा एडेनिन प्लस थाइमिन, तो ये दोनों मिला करके हमारे पास कितना आ गया 60%। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एडेनिन और थाइमिन कितना परसेंटेज होगा, तो दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर शुड बी 60%। इज दैट क्लियर? दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ड्स या परसेंटेज अलग हो सकती हैं बट क्वेश्चन विल रिमेन सेम, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये बहुत आसान है, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना लगेगा कि एडेनिन जो होगा हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा और ग्वेनिन जो होगा वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्ट्रेच ऑफ DNA if the segment contains 29% guanine, एक स्ट्रेच है DNA का, say for example this is DNA, इसमें 29% हमारे पास guanine है, right? The amount of thymine would be, ये क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस इसके वर्ड्स अलग हैं। तो कुछ यहाँ पे एडेनिन होंगे, कुछ यहाँ पे साइटोसिन होगा, कुछ यहाँ पे थाइमिन भी होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए अब इजी हो गया होगा कैलकुलेट करना। आई होप आप मुझसे पहले इसको कैलकुलेट कर लें। तो ग्वेनिन जो हमें दिया हुआ है दैट इज G = 29%। तो जितना G है उतना ही क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो C जो है वो भी 29% हो जाएगा, क्योंकि ये जब डबल हेलिक्स होता है तो ग्वेनिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा, ग्वेनिन है यहाँ साइटोसिन आएगा, A है यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे G है यहाँ C आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इसलिए ग्वेनिन जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंट हमारे पास क्या होगा, साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें दैट इज G + C = 29 + 29 = कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 58%, राइट? और हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा तो होती नहीं, तो 100 - 58% हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे 42%, राइट? तो इन टोटल हमारे पास बचा 42%। तो ये 42% जो टोटल में बचा है, क्योंकि हमारे पास हमने 2 चीज़ों को यहाँ जोड़ा हुआ है, तो ये 42 है, इट मीन्स एडेनिन प्लस थाइमिन हमारे पास 42% है, राइट? और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिर्फ थाइमिन कितना होगा? तो सिर्फ थाइमिन अगर निकालना है तो 2 चीज़ें अगर मिलकर के हमारे पास 42 है, दैट मीन्स 42 / 2, तो थाइमिन का परसेंटेज निकल जाएगा ना, तो ये 21% हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा 21% ऑफ थाइमिन। ये क्वेश्चन CSIR नेट में भी पूछा गया है और ये सेम क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है। हो सकता है इनका सीजन अलग अलग हो सकता है कि इसकी कुछ परसेंटेज डिफरेंट रही हो, बट क्वेश्चन रिमेन सेम, तो हर जगह आपका कॉन्सेप्ट सेम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड ऑन DNA रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन जो है ये 2014 का है, लेकिन इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन मैंने बहुत बार अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में भी देखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछा जाता है। इसके थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस कॉन्सेप्ट से हम इसको करेंगे तो हमारा सही बैठेगा इसका आंसर। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड ऑन DNA रेप्लिकेशन। अगर आपने DNA रेप्लिकेशन नहीं पढ़ा है तो गो एंड वॉच माई वीडियोज, क्योंकि मैंने DNA रेप्लिकेशन बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। DNA रेप्लिकेशन में तीनों प्रोसेसेस दैट इज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, और ये तीनों ही प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेप्लिकेशन फॉर्क इज अ ब्रांच पॉइंट
in a replication bubble. Second point is a replication bubble contains 2 replication forks. Third, DNA replication is continuous according to the interpretation made by the Okazaki. And fourth is multiple priming events are required for both leading and lagging strands to initiate DNA synthesis. कभी भी ये बड़े क्वेश्चंस देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इनका आंसर इसी में दिया होता है, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे जो करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है, दैट इज ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको पहले ही हाईलाइट कर लें, क्योंकि कई बार यहाँ पे नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन भी पूछ देते हैं, राइट। सो जल्दबाजी में आता है के चक्कर में गलत नहीं करके आना। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, यानी इन 4 में से हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2-2 का पेयर है, तो इट मीन्स हमें कोई 2 सही आंसर्स देखने हैं। तो मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में क्या बताया था कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो वहाँ पे ना कुछ एक ऐसा बबल सा बन जाएगा। ये बबल फॉर्मेशन मैंने बताया था कि जहाँ पे इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का, वहाँ पे बबल बनता है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क इज अ ब्रांच पॉइंट इन अ रेप्लिकेशन बबल। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ही जब प्राइमर्स आके लगने शुरू होते हैं और इस डायरेक्शन में जब रेप्लिकेशन होती है तो इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते थे। ये जो स्ट्रक्चर बना ये रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, है ना। तो एक इनिशिएशन पॉइंट जो होगा वहाँ पे एक और ये दूसरा 2 रेप्लिकेशन फॉर्क जरूर बनेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क इज अ ब्रांच पॉइंट इन अ रेप्लिकेशन बबल। तो ये जो बबल फॉर्मेशन है उसके अंदर रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, अ रेप्लिकेशन बबल कंटेन्स 2 रेप्लिकेशन फॉर्क। यस, एक ही रेप्लिकेशन बबल में हमें 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स मिलते हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। ठीक है जी, ये पॉइंट भी सही है। अब देखते हैं अगला, डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन मेड बाय ओकाजाकी। ओकाजाकी ने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें हमने बताया था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड तो इसका कॉन्टिन्यूअस होता है, एक दूसरा जो स्ट्रैंड होता है उसमें छोटे छोटे स्ट्रेच में इस तरीके से डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है। इसीलिए इनको हम लैगिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड्स। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं इनको आइडेंटिफाई किसने किया था, ओकाजाकी ने। और ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, राइट, क्योंकि इसमें 2 तरह के स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक लीडिंग होता है और एक लैगिंग होता है। इसलिए इसको हम कॉन्टिन्यूअस नहीं, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो बोलते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तो ये लाइन तो गलत होगी, क्योंकि ओकाजाकी ने ही बताया था कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए रेप्लिकेट करता है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। अब इनका मतलब है कि जब डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है यानी रेप्लिकेशन बिगिन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स दोनों स्ट्रैंड में चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें एक ही आरएनए प्राइमर यहाँ लगा और यही आरएनए प्राइमर यहाँ से एक्सटेंड करके पूरा का पूरा स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर दिया। ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, क्लियर। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है यहाँ पे चाहिए होते हैं छोटे छोटे प्राइमर्स, आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो, जो मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है इलॉन्गेशन प्रोसेस में, तो डू वॉच दैट वीडियो टू। इसकी प्लेलिस्ट मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इन वीडियोस को देखना। यहाँ जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे छोटी छोटी प्राइमिंग इवेंट्स होती हैं, लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर आता है। तो दैट मीन्स मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड को चाहिए होता है, लीडिंग को नहीं चाहिए होता है। तो यानी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो हमारा ऑप्शन क्या सही बना, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। फिर आता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, हर तरह के जेआरएफ के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे टिफर हो गया, आईआईएससी बैंगलोर हो गया, इन सब में बहुत बार आया है। सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ एंजाइम्स याद रखने हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगी गो एंड वॉच माई वीडियो, क्योंकि मैंने ये सारे एंजाइम्स बहुत डिटेल में समझाए हुए वहाँ पे। तो मेनली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो बने, यानी ये जो ओकाजाकी यानी लैगिंग स्ट्रैंड में जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो उनको ज्वाइन कौन करता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन भी करना होता है। ये जब रेप्लिकेशन में यहाँ पे गैप आया तो ये जो गैप्स हैं खुले तो नहीं रहेंगे, इनको भरना भी तो पड़ेगा, तभी तो ये कंप्लीट डीएनए होगा, वरना कुछ ना कुछ बेस पेयर तो लॉस होता जाएगा। बेस पेयर लॉस होगा यानी कि हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ता है ताकि सारे यहाँ से कनेक्टेड रहें, राइट। तो ये काम कौन करता है, ये है ये वाला क्वेश्चन। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं जी, ये तो रेप्लिकेशन कर रहा होता है। डीएनए गाइडेज नहीं, ये तो अनवाइंडिंग कर रहा होता है हेलिक्स की। डीएनए लाइगेज, लाइगेज ओके, लाइगेज, लाइगेशन जो होता है उसका मतलब ही होता है जोड़ना, तो
इसलिए डीएनए लाइगेज जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। ग्लाइकोसाइलेज नहीं जी नहीं, तो इसका सही आंसर है डीएनए लाइगेज। आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आया है 2 बार CSIR नेट में डायरेक्टली पूछा गया है, प्लस ये गेट के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो गेट वालों का एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से है। क्लियर। सो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, फिर से रेप्लिकेशन क्योंकि मैं यहाँ पे रेप्लिकेशन पढ़ाया है अभी जस्ट, तो मैं उसी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। तो शॉर्ट RNA प्राइमर्स आर सिंथेसाइज्ड विच आर देन एक्सटेंडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उस समय क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन के टाइम पे एक यहाँ पे RNA प्राइमर आके लगेगा, ये है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड और ये है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो एक ही प्राइमर लगता है और लैगिंग में क्या होता है, मल्टीपल छोटे छोटे प्राइमर्स लगते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डीएनए का अनवाइंडिंग होता जाता है वैसे वैसे प्राइमर्स यहाँ पे जुड़ते जाते हैं। क्लियर है। और जैसे ही अब ये प्राइमर लगा, प्राइमर के साथ यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉल 3। तो ये जो डीएनए पॉल 3 है ये इस तरफ भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये डीएनए पॉल 3 की वजह से ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस होती चली जाएगी। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, छोटा सा गैप बच जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर छोटा सा गैप बचेगा, फिर इस तरीके से कुछ ये डीएनए को एक्सटेंड कर देता है और यही गैप फिलिंग जो होती है वो लाइगेज कर देते हैं। तो यहाँ सवाल क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि RNA प्राइमर सिंथेसाइज होते हैं जो कि फिर डीएनए पॉलीमरेज उनको एक्सटेंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। दीज RNA प्राइमर्स इन प्रोकैरियोट्स आर रिमूव्ड बाय द एंजाइम्स। क्योंकि RNA अगर लगा रहेगा, RNA को भी रिमूव करना पड़ता है। RNA रहेगा तो यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस जो है बिगड़ जाएगी, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसमें RNA के सीक्वेंस आएंगे, तो RNA के सीक्वेंस तो हमें चाहिए नहीं। उस केस में क्या होता है, रेप्लिकेशन के टाइम पे जब ये एक्सटेंड हो जाता है उसके बाद ये RNA के जो प्राइमर्स थे इनको यहाँ से रिमूव करना होता है। तो ये यही पूछ रहे हैं कि ये कौन करता है, कौन ये प्राइमर्स को रिमूव करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं जी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 तो प्राइमर्स को एक्सटेंड करने में हेल्प कर रहा है। प्राइमेज नहीं, क्योंकि ये RNA प्राइमर्स को लगाने में हेल्प करता है। RNase H नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। डीएनए पॉलीमरेज 1 वो एंजाइम्स हैं जो RNA जो यहाँ पे बने थे उनको वहां से रिमूव करते जाते हैं और लाइगेज फिर क्या करता है, उनको बाइंड करता जाता है। क्लियर है। तो इसका आंसर जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोज और चाहिए जिसमें मैं CSIR के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उनके आंसर्स और उनके कॉन्सेप्ट्स बताऊं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम सेम है, दैट इज़ एस पाठशाला, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, तो दैट हेल्प स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।